हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। सामाजिक विज्ञान का पेपर है ये आप लोगों का, आप लोग देख सकते हैं। और किसके लिए है? स्पेशली क्लास 9th वालों के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 9th में पढ़ रहे हैं और सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, इस वीडियो को आखिरी तक देखकर तभी एग्जाम देने जाइएगा। ये वीडियो आपके परीक्षा में काफ़ी हेल्प दे सकता है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में इंक्लूड किया गया हर प्रश्न अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर दोस्तों आप लोग इन प्रश्नों को हल्के में लेंगे तो आपको ये प्रश्न हल्के कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति करता है, संसद करता है, मंत्रिपरिषद करता है या फिर सर्वोच्च न्यायालय करता है? तो मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने का काम सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय का होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अपर पावर हाउस किसे कहा जाता है? कुछ कारणवश दोस्तों मैं इस प्रश्न को स्किप कर रहा हूं। अगर संभव हो पाया तो वीडियो के आखिरी तक इस प्रश्न को मैं करवा दूंगा। बाकी चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, मैक्सिको में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? मैक्सिको में राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है, 6 वर्ष। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1980 ईस्वी में, 1989 में, 1991 में या फिर 2004 ईस्वी में? तो क्या है इसका राइट आंसर? आप लोग कमेंट करके बताएंगे अगर आपको पता है तो। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, अगर नहीं पता तो। जिन स्टूडेंट्स को पता है वो कमेंट कर दे, जिन स्टूडेंट्स को पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 26 दिसंबर 1991 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही आंसर है। पांचवा प्रश्न है, रूस में कुलक कौन थे? मध्यम वर्ग के लोग थे, गरीब किसान के लोग थे, जो अमीर किसान थे वे थे या फिर भूमिहीन मजदूर थे? रूस में कुलग संपन्न या अमीर किसानों को कहा जाता था। किसको कहा जाता था रूस में कुलक? जो रूस में कुलक होते थे वे संपन्न व अमीर किसान होते थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। छठा प्रश्न, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाता है फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस, क्योंकि फ्रांस को स्वतंत्रता मिली थी 14 जुलाई 1789 ईस्वी में, इसलिए 14 जुलाई को ही मनाया जाता है। ओके, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार मैं आपको ये प्रश्न करवा चुका हूँ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध या फिर पश्चिमी गोलार्ध? राइट आंसर है ऑप्शन ये, उत्तरी गोलार्ध। आपको पता ही रहा होगा पहले से, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया भी है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप किससे बना है? लक्षद्वीप बना है प्रवाल भित्तियों से। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हमने देख लिए, अब देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति ने जर्मनी को किस प्रकार प्रभावित किया? या फिर फ्रांस की क्रांति से जर्मनी किस प्रकार प्रभावित हुआ? क्वेश्चन का मतलब एक ही है, तो उत्तर में लिखना है। ध्यान से पढ़ेंगे तभी आंसर एग्जाम में लिख पाएंगे, वरना यूं ऊपर ऊपर से उड़ जाएगा। आइए देखते हैं, फ्रांस की क्रांति से जर्मनी भी बहुत हद तक प्रभावित हुआ। फ्रांस की क्रांति ने जर्मनी को बहुत हद तक प्रभावित कर दिया था, यानी कि थोड़ा सा नहीं कि बस थोड़ा सा एक दो क्षेत्र प्रभावित हो गया, बस कहीं कहीं का थोड़ा थोड़ा सा क्षेत्र जर्मनी का प्रभावित हो गया। मतलब मैक्सिमम जो जर्मनी के क्षेत्र थे फ्रांस की क्रांति ने प्रभावित कर दिया, बहुत हद तक प्रभावित कर दिया था।
इस शब्द को पकड़िएगा। जर्मनी पहले 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। जर्मनी पहले 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, मतलब कि अलग अलग राज्य थे जर्मनी के। और कितने राज्य थे? कुल 300 राज्य थे। बड़े बड़े राज्य नहीं, छोटे छोटे राज्य थे, 300 राज्य। पर नेपोलियन के प्रभाव से 38 राज्यों में सीमित हो गया। जब नेपोलियन का समय आया तो नेपोलियन ने क्या किया कि उन 300 छोटे छोटे राज्यों को इकट्ठा करके एकदम ज्वाइंट करके, मतलब कि राज्यों को बड़ा बना दिया। ठीक है, राज्यों को बड़ा बना दिया, कई राज्यों को लिया और उन्हें एक राज्य में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि कुल 38 राज्य ही हो गए। और उन 38 राज्यों में 300 छोटे छोटे राज्यों को इकट्ठा कर दिया, भर दिया। ठीक है, इस तरह से इस क्रांति से जर्मनी के लोगों ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना को अपनाया। अब जो अलग अलग राज्यों में, इतने सारे राज्यों में बटे हुए थे, वे 38 राज्यों में ही सीमित हो गए थे। जब 38 राज्य में सीमित हो गए तो उन्होंने स्वतंत्रता यानी कि पूरी आज़ादी प्राप्त कर ली थी, समानता का अधिकार उन्हें प्राप्त हो गया था एवं बंधुत्व की भावना को भी उन्होंने अपना लिया था। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं मान सकता हूँ। अगर आप कुछ भी ना, तो कम से कम इस प्रश्न का तो अपने अनुसार जिस तरह से समझाया है, अगर उसके बेस से अगर आप लोगों ने समझा होगा तो उसके बेस पर आप लोग अच्छे से आंसर लिख सकेंगे। देखिए प्रश्न 12, समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। समाजवाद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं आपके सामने हैं। समाजवाद की 3 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। समाजवाद की 3 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता, इसमें मजदूरों का शोषण नहीं होता है। समाजवाद के अनुसार सभी को काम पाने का अधिकार है। दूसरी विशेषता है, समाजवाद में समाज वर्ग विहीन होता है। समाजवाद में समाज वर्गों में नहीं बटा होता है, ये वर्ग विहीन होता है। ठीक है, इसका कोई वर्ग नहीं होता। इसमें अमीर गरीब के बीच कम से कम अंतर होता है, यानी कि अमीर गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं होता है, बहुत कम अंतर रह जाता है समाजवाद से। इसी कारण समाजवाद निजी संपत्ति का विरोधी माना जाता है। तीसरा है, उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य लाभार्जन नहीं बल्कि समाज का कल्याण करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना इस लाइन का मतलब? आई होप समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, फालतू में आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहता। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। लेनिन की नई आर्थिक नीति का विवेचन कीजिए। आंसर पढ़ेंगे इसका। लेनिन की नई आर्थिक नीति उसकी दूरदर्शिता का परिणाम थी, जिसने रूस की स्थिर अर्थव्यवस्था को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर दिया। नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू की गई। इस नीति के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। सरकारी फार्म स्थापित किए गए। इन फार्मों में कृषि संबंधी अनुसंधान कार्य या रिसर्च तथा नए नए प्रयोग किए जाने लगे। इसी तरह से कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो में पॉज करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को याद रखना है। लेनिन की नई आर्थिक नीति का विवेचन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वीडियो में इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, संविधान संशोधन से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है, यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है। इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। निर्माताओं को
लगा कि इसे भावनाओं के अनुरूप रहना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, अस्थायी और ना बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था। इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को संविधान संशोधन का नाम दिया गया है। आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं, इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है इसका, उपमहाद्वीप एक महाद्वीप का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी अपनी एक अलग पहचान हो और भौगोलिक रूप से वह हिस्सा पूरे महाद्वीप से अलग थलग सा दिखता हो। इसके अलावा भौगोलिक, सांस्कृतिक, खान पान के आधार पर एक अलग पहचान रखने वाला महाद्वीप का एक हिस्सा उपमहाद्वीप कहलाता है। उदाहरण के लिए भारतीय महाद्वीप के उत्तर में हिमालय है। हिमालय इस हिस्से को एशिया के और देशों से बिल्कुल अलग कर देता है। इसके अलावा दक्षिण, पश्चिम और पूर्व दिशा में महासागर है। दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इसी के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का एशिया के दूसरे देशों से थल मार्ग से नहीं जुड़ा है। यहीं भौगोलिक परिस्थितियां इस हिस्से से एक अलग महाद्वीप की संज्ञा देते हैं, लेकिन फिर भी यह हिस्सा एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा भर है, इसलिए इस हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इतना बड़ा आंसर पढ़ करके आप लोगों का दिमाग तो पूरी तरह से हिल गया होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे कैसे याद किया जाए। हमारा मोटिव याद करना नहीं है, हमें समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी आंसर को लिख पाएंगे। उसके ऊपर पूरे गहराई से सोचना पड़ेगा कि कोई भी वाक्य कहना क्या चाह रहा है, उसी के बेस पर हम उसका आंसर समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं। आपके लिए इतना क्वेश्चन आप लोगों को तैयार कर लेना है अच्छे से। बाकी और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।